आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन और लेखांकन। तो आज हम पढ़ेंगे पुस्तपालन और लेखांकन के बारे में। तो पहले पुस्तपालन की परिभाषा कि बुक कीपिंग है क्या। तो बुक कीपिंग लेखों को पुस्तकों में व्यवस्थित तरीके से लिखने और उन्हें संभाल कर रखने की एक प्रक्रिया है। तो बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है। बुक प्लस कीपिंग। बुक का मतलब होता है पुस्तकें यानी अकाउंट्स, और कीपिंग का मतलब होता है उसको रखना, जो भी लेन देन हुए हैं रिकॉर्ड के रूप में। तो बुक कीपिंग से हमारा अभिप्राय है व्यवसाय के लेन देनों को पुस्तकों में लिखना और व्यवस्थित तरीके से और उसे सही ढंग से किताबों में, खातों में संभाल कर रखना। और लुका पैसोली को मॉडर्न यानी आधुनिक बुक कीपिंग का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो के बारे में पुस्तक लिखी थी 1494 में इटली के अंदर। अब बात करते हैं पुस्तपालन और लेखांकन में क्या अंतर है। तो पुस्तपालन जो है इसका कार्य पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्डिंग करना, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल था, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट एनालिसिस उसके बाद। तो जो बुक कीपिंग है पुस्तपालन, इसका जो कार्य है वो अकाउंटिंग साइकिल के फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं। इट मीन्स यानी कि जर्नल और लेजर, यानी 2 स्टेप इसके अंदर शामिल हैं। तो बुक कीपिंग लेखा करना और उसे खातों में खतौनी करने से संबंधित है। और लेखांकन जो है, जो इसका लेखा किया गया है खातों में, उसके आधार पर उसका सारांश बनाना, उसे रिजल्ट निकालना, लाभ हानि और बैलेंस शीट तैयार करना, वित्तीय स्थिति जानने के लिए, ये सब कार्य लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा डिफरेंस है हमारा स्टेजेस कितनी है। बुक कीपिंग जो है फर्स्ट स्टेज है, यानी कि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है और उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जहां बुक कीपिंग का अंत होगा वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग एक आधार है लेखांकन का, और इसके बाद फिर लेखांकन शुरू होता है। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। पुस्तपालन के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, यह केवल एक लेखों का रिकॉर्ड है। और लेखांकन के आधार पर जो मालिक हैं इन्हें बहुत से निर्णय लेने होते हैं व्यवसाय से संबंधित। क्यों? उसके बाद है उद्देश्य क्या है बनाने का। जो पुस्तपालन है इसके पीछे हमारा उद्देश्य है व्यवसाय के लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से लिखना और रखना है। उसके बाद लेखांकन की बात करते हैं। तो लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी और लाभ हानि की जानकारी और संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग में, लेखांकन में, उन तक पहुंचाना है। उसके बाद आता है बेसिस, आधार, किस आधार पे। तो जो ये है बुक कीपिंग, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन का आधार है। क्योंकि जब तक लेखे नहीं होंगे, खाते नहीं बनेंगे, तब तक जो इसकी आगे की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। तो यह लेखांकन का आधार है। और जो अकाउंटिंग है वो इसकी भाषा है लेखांकन की। उसके बाद आता है टूल। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, इंक्लूड हैं। तो पुस्तपालन में जर्नल एंट्री यानी कि रिकॉर्डिंग और खाता बही शामिल है। और अकाउंटिंग्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस और हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है कि पर्सन इन्वॉल्व, जो व्यक्ति है इसे बनाता है, पुस्तपालन को पुस्तकों में लिखता है, उसे बुक कीपर कहा जाता है। और वह व्यक्ति जो खाते बनाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाता है, उसे अकाउंटेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ नॉलेज। पुस्तपालन को बनाने के लिए ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि थोड़ी बहुत
पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पुस्तपालन का कार्य कर सकता है। और जो अकाउंटिंग है इसके लिए हाई लेवल स्किल और नॉलेज की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए, अकाउंट्स के नियमों का, ताकि वो पुस्तकों में नियमानुसार लेखांकन कर सके। उसके बाद आता है लेखांकन एक विज्ञान और कला के रूप में। तो लेखांकन एक कला है या विज्ञान है? क्या है लेखांकन, इसके बारे में जानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक कला है, कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक विज्ञान है। दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान की जो परिभाषा है, जो विज्ञान कहता है एक व्यवस्थित नॉलेज पर आधारित होती है और सिद्धांतों पर आधारित होती है साइंस। और इसी तरह से जो अकाउंटिंग है उसके भी कुछ अपने प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट है, कन्वेंशंस हैं जिन पर अकाउंटिंग आधारित है। अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिस तरह साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद दूसरा है अकाउंटिंग इज आल्सो कंसीडर्ड एज साइंस, क्योंकि बिकॉज इट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया है जो अकाउंटिंग है ये भी जो है अपने कुछ सिद्धांत हैं इसके, वो आगे हम पढ़ेंगे किन सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग जो है साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस इसे नहीं कहा जा सकता, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस के इसमें गुण हैं लेकिन एग्जैक्ट साइंस इसे नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसके जो नियम हैं हमारे अकाउंटिंग के समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्योर साइंस होती है फिजिक्स केमिस्ट्री वो कभी नहीं बदलती। इन्वेंशन तो होती हैं लेकिन जो हो चुकी हैं वो एग्जैक्ट रहती हैं, एक समान। और उसके बाद कहता है अकाउंटेंसी इज ए साइंस वाइल बुक कीपिंग इज एन आर्ट। जो बुक कीपिंग है यानी पुस्तकों में लिखना, वह तो एक कला है, क्योंकि लिखने की कला है, उसके अंदर लिखना आना चाहिए। और अकाउंटेंसी साइंस है यानी कि विज्ञान, क्योंकि जो अकाउंटिंग का कार्य है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, प्रिंसिपल पर आधारित है, नियमों पर आधारित है उसका जो लेखांकन है। अब बात करते हैं लेखांकन एक कला के रूप में। तो लेखांकन एक कला भी है क्योंकि इसमें लिखना है, इसको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है, इसका सारांश निकालना है और वित्तीय स्थिति तैयार करने किसी भी व्यवसाय की, यह भी एक कला है लिखने की, व्यवसाय के लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से नियमानुसार। और जो लेखांकन है, जो कला है, प्रैक्टिस से निखरती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये कला जो है निखरती जाती है। उसके बाद जो जितने भी हमारे कला जिनके अंदर होती है वो सबके पास एक समान नहीं होती, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम। उसके बाद अंत में हम यही कहेंगे कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसके अंदर कला और विज्ञान दोनों के ही जो गुण हैं वो निहित हैं, शामिल हैं। तो जो लेखांकन है वह कला और विज्ञान दोनों ही है। तो विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत जो विज्ञान के प्रिंसिपल होते हैं उसी प्रकार लेखांकन में भी कुछ प्रिंसिपल है उन पर ही आधारित है। और कला इसलिए है क्योंकि लेखांकन को लिखना है, सारांश बनाना है, वित्तीय स्थिति पता करनी है, लाभ हानि निकालना है, यह भी एक कला है। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य ऑफ लेखांकन। लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है रिकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले हमें जो भी लेन देन होते हैं हम उनका लेखा करते हैं पुस्तकों में नियमानुसार व्यवस्थित तरीके से। तो ये पहला उद्देश्य है कि जो भी लेन देन हुआ उसका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाता है। जब आप चाहें किसी का भी रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है लाभ हानि का पता लगाने के लिए। दूसरा उद्देश्य है लेखांकन का, व्यवसाय जो है वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानना चाहता है उसे कितना या लाभ या हानि हुई, उसे जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि इस वर्ष व्यवसाय को कितना लाभ या हानि हुई। और अंत में टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने में भी जो लेखांकन है सहायता करता है, क्योंकि अंत में बैलेंस शीट यानी कि वित्तीय स्थिति बनाई जाती है, जिससे हमें किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता चलता है कि व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितने उसके देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, कितना कैश है, कितना बैंक में है। और ये सब जानकारी हमें बैलेंस शीट से यानी स्थिति विवरण से प्राप्त होती है,
ये हमारा लेखांकन का तीसरा उद्देश्य है जो हमें सभी जानकारी प्राप्त होती है। उसका आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवसाय की जो सूचनाएं होती हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ किसी प्रकार से कंपनी के खातों में ये सूचनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं सूचनाओं में जो इंटरेस्टेड व्यक्ति होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक जिनको ज़रूरत है अंदर के व्यवसाय के अंदर के ही लोग, और एक्सटर्नल यूजर यानी कि व्यवसाय से बाहर के लोग जिन्हें ये सूचनाएं चाहिए लेखांकन से संबंधित। तो इन आंतरिक में आते हैं मालिक, क्योंकि मालिकों को जितना लाभ है वो आपस में बांटना है और भविष्य की नीतियां बनानी है, भविष्य के बारे में निर्णय लेने हैं, प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सूचनाओं के आधार पर ही की जा सकती हैं। उसके बाद है इन्वेस्टर, जिन लोगों ने व्यवसाय में पैसा लगा रखा है और वह चाहते हैं कि उनको कितना रिटर्न मिलेगा, व्यवसाय प्रॉफिट में है कि नहीं। तो जो लोग पैसा लगाते हैं वो भी यह देखते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या वो मेरे पैसे वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएगी, या मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको देख कर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं मैनेजर, यानी कि प्रबंधक, जिनको व्यवसाय को चलाना है, व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने हैं, व्यवसाय को अच्छे ढंग से देखना है ताकि उसका व्यवसाय जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। जो भी निर्णय लेने होते हैं प्रबंधकों को वह सूचनाओं के आधार पर ही लिए जाते हैं जो उन्हें खातों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद में कर्मचारी, तो कर्मचारी भी ये चाहते हैं कि यदि कंपनी लाभ कमाती है तो उसे भी लाभों में बोनस के रूप में हिस्सा या लाभांश के रूप में हिस्सा प्राप्त हो। तो कंपनी के कर्मचारी भी सूचनाएं में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बात करते हैं बाहरी लोगों की। पहला होता है लेंडर, जो फर्म को कर्ज देते हैं या उधार देते हैं, तो वो यह देखते हैं कि क्या कंपनी हमारा पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सूचना सारी हमें खातों से ही प्राप्त होगी। उसके बाद सप्लायर, जो भी हमें कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे सप्लायर होते हैं, तो उन्हें भी सूचनाएं मिलती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्राहक, फिर टैक्स अथॉरिटी, जिन्होंने हमारे से टैक्स लेना है। तो टैक्स जो है इनकम के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, कितनी हमारी इनकम है, और वो इनकम जो है वो खातों को देख कर ही पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है कंपटीटर, यानी कि जो हमारी कंपटीटर है, प्रतिस्पर्धा है जिस भी कंपनी से, जिनसे भी, तो हम वो भी हमारी सूचनाओं में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि हमारे जो साथ वाली कंपनी है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, उसकी स्ट्रेटजी को देखकर फिर अपनी रणनीति बनाते हैं वो भी। उसके बाद आता है सरकार, क्योंकि सरकार जो है गवर्नमेंट, वो भी हर कंपनी के जो रिकॉर्ड है खाते हैं उन पर नज़र रखती है। गवर्नमेंट के नियम नीतियाँ कानून लागू होते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना कर सके। उसके बाद आती है पब्लिक, आम जनता, क्योंकि आम जनता ने जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो वो भी उनको भी सूचनाओं में इंटरेस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं फायदे क्या हैं अकाउंटिंग के। अगर हम लेखांकन करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमें। पहला, फ्रॉड, यानी कि कोई धोखाधड़ी से हम बच जाते हैं। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो बाद में जब खाते चेक किए जाते हैं तो वो उनमें पकड़ा जा सकता है, और कोई गलती होती है हमारा ट्रायल बैलेंस जो तलपट होता है उसका टोटल नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट में टोटल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो गलतियाँ होती हैं उनको खाते बंद होने से पहले भी ठीक किया जा सकता है, या खाते बंद होने के बाद अगर वो गलतियाँ पता चलती हैं तो भी उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो फ्रॉड से बच सकते हैं लेखांकन के माध्यम। दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। तो हम पिछले सालों से अपने व्यवसाय का इस साल के तुलना कर सकते हैं कि पिछले साल हमें कितने लाभ हुए, इस साल कितने, पिछले साल हमने कितनी सेल की, इस साल हमने कितनी सेल की। तो हम पिछले साल से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या किसी अन्य कंपनी के साथ भी हम अपनी तुलना कर सकते हैं कि वो कैसा रन कर रही है, और हम जो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूवमेंट है या डिक्रीज, क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आता है हेल्पिंग सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, यदि किसी ग्राहक या सप्लायर या कस्टमर के साथ कोई गड़बड़ होती है हमारे, तो उसे दूर करने के लिए ये खाते हमें योगदान देते हैं। तो जब भी कोई गड़बड़ होती है तो हम खातों को चेक करके पता लगा सकते हैं भी कहाँ पर गड़बड़ हुई है, ताकि उन गड़बड़ को इन खातों की सहायता से मिलान करके जो गलतियां हैं उन्हें दूर
किया जा सके। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, यानी कि कर का पता लगाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो कर है यानी टैक्स देना होता है हर व्यापारी को, तो उसकी आय पर वो आधारित होता है और उसकी आय का जो गणना है वो उसके खातों को देखकर ही पता लग पाती है। उसके बाद आता है कोर्ट में प्रूफ के तौर पर, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कोई कोर्ट में केस हो जाता है फर्म के खिलाफ, तो इन हम डॉक्यूमेंट को प्रूफ के तौर पर कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। लोन लेने में सहायक, यदि किसी फर्म को लोन लेना है बैंक से, तो बैंक जो है तो इन खातों के आधार पर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही लोन देता है, और इसलिए तो ये खाते जो है लोन लेने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उसका ऑडिट, तो आपको पता है वर्ष के अंत में हर खातों का ऑडिट होता है, यानी आकेंक्षण होता है, चेक किए जाते हैं क्या जो कंपनी के द्वारा खाते बनाए गए हैं उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं, या वो नियमानुसार बनाए गए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं। ये चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, और ऑडिट जो है खातों का होगा, अगर खाते नियमानुसार बनाए हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लास्ट में है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में सहायक। तो मालिकों को और प्रबंधकों को व्यवसाय से संबंधित बहुत से निर्णय लेने होते हैं, योजनाएं बनानी होती हैं, उनका क्रियात्मक करना होता है, उन पर नियंत्रण करना होता है। तो ये वो सब चीज़ें, ये सब निर्णय उनके जो फ्यूचर से संबंधित या भविष्य से संबंधित या वर्तमान से संबंधित होते हैं, वह इन खातों के आधार पर ही लिए जाते हैं। उसके बाद तक लिमिटेशन, यानी लेखांकन की कुछ कमियां भी हैं, तो उनका भी जिक्र करते हैं कि लेखांकन में क्या कमियां पाई जाती हैं। पहला ही कमी है लेखांकन की, जिसमें जो केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जा सकता है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। तो जो जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, ऐसे लेन देनों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कमी है लेखांकन की। बहुत से ये केवल मनी को ही काउंट करता है, यानी मुद्रा में माप सकते हैं, दूसरे लेन देनों को काउंट नहीं करता, क्वांटिटी को ही कंसीडर करता है, क्वालिटी को नहीं करता। उसका तो हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी कि जो भी संपत्तियां पुस्तकों में दिखाई जाती हैं वह केवल ऐतिहासिक लागत मूल्य पर ही दिखाई जाती हैं, और जो वर्तमान उसका मूल्य है मार्केट के अंदर उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यह भी एक लेखांकन की कमी है कि जो भी संपत्तियां दिखाते हैं पुस्तकों में वो ऐतिहासिक लागत पर ही दिखाई जाती। उसके बाद आता है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि दिखावा। तो कुछ कंपनियां फर्म ऐसी होती हैं जो अपने खातों में बढ़ा चढ़ा कर लाभ दिखाती हैं, जबकि वास्तव में उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो डाउन होती है, जिस कारण से उस अपनी सही सही जानकारी नहीं देते, जो गलती बात है। इस वजह से कई फर्म दिखावा करती हैं, जो एक व्यवसाय की कमी है लेखांकन की। उसके बाद आता है पर्सनल बायसनेस। व्यवसाय के अंदर बहुत से निर्णय लिए जाते हैं, तो वह निर्णय जो है व्यक्तियों के द्वारा ही लिए जाते हैं, और जो व्यक्ति है कई बार बायसनेस यानी पक्षपात करता है निर्णय लेने में, तो जिसकी वजह से व्यवसाय प्रभावित होता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन यानी ह्रास जो लगाया जाता है पुस्तकों में, तो उसमें हमें यह अनुमान लगाना होता है कि कितनी लाइफ हो सकती है एक संपत्ति की जो हमने खरीदी है, तो वह एक अनुमान पर आधारित है। तो यह अनुमान गलत भी हो सकता है हमारी जम्पशन, जिस वजह से जो गलतियां हो सकती हैं। उसके बाद आता है रियल वैल्यू नॉट नोन, यानी कि जो वास्तविक मूल्य है उसको हम नहीं जानते। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो भी हमारी संपत्तियां हैं पुस्तकों में दिखाई जाती हैं वह ऐतिहासिक लागत मूल्य पर दिखाई जाती हैं। तो आज चाहे हमारी मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की, उसकी कीमत आज 5 लाख है, लेकिन हम पुस्तकों में 1 लाख ही दिखाएंगे, तो उसकी हम आज की जो मार्केट वैल्यू उसको कंसिडर नहीं करते। तो यह एक यानी कि वास्तविक मूल्य को ना दिखाना। ज़्यादा क्वालिटेटिव फैक्टर इग्नोर्ड, यानी कि लेखांकन के अंदर केवल क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स, ऐसे ही लेन देनों को लिखा जा सकता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसको हम मनी में माप सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 50, 60। जो क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। और बाद में कुछ फर्स्ट लेक्चर में भी हमने कुछ टर्म्स की थी, आज भी हम 2-4 टर्म्स करते हैं।
तो पहली हमारी जो टर्म्स है वो है करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व। तो चालू दायित्व वह दायित्व होते हैं जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर करना होता है। जिस प्रकार चालू संपत्तियां थी जो 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती हैं, और चालू दायित्व होते हैं जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर अंदर करना होता है। दूसरा है वाउचर। तो व्यवसाय के अंदर जो भी लेखे किए जाते हैं वह वाउचर पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि व्यवसाय के अंदर ऐसा कोई भी लेखा नहीं किया जा सकता जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण ना हो, यानी कि वाउचर, बिल, रसीद होना आवश्यक है। बिना वाउचर के, बिना रसीद के, बिना बिल के आप पुस्तकों में कोई लेखा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो फ्रॉड माना जाता है, इसलिए वाउचर होना ज़रूरी है। तो वाउचर क्या है? तो आधार है पुस्तकों में लेखा करने का। दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, तीसरा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वह मालिक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है और उसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बुक्स खरीदते हैं, बुक्स पे ऊपर 20-30% डिस्काउंट आता है। बुक सेलर को मिलता है डिस्काउंट बुक कंपनी की तरफ से, और वो आगे स्टूडेंट को वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो कंपनी को पीछे मालिकों को कंपनी से मिलता है और आगे ग्राहक को दे दिया जाता है, और उससे पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है नगद बिक्री को बढ़ाने के लिए कंपनी के द्वारा ग्राहकों को दिया जाता है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल है, बिक्री है कंपनी की, वो नगद में हो, और जो नगद छूट है इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। और आप सभी का अंत में देखने के लिए धन्यवाद।